गुड इवनिंग एवरीवन, मैं हूं फखर यूसुफजई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फखर। आज की डिबेट में बात करेंगे पाकिस्तान में होने वाली पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी के हवाले से, और जो टर्मोइल है वो बहुत बढ़ता जा रहा है डे बाय डे। ओआईसी की कॉन्फ्रेंस भी होनी है और भी बहुत सारे इवेंट्स है, पाकिस्तान का रिपब्लिक डे भी है, और साथ साथ ये चीज़ें भी चल रही है। लेकिन अगर इसको हम इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव में देखें तो इस वक्त जो डॉलर का रेट है इंटर बैंक में फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान हिस्ट्री 179.21 पैसा का जो एक डॉलर है वो ट्रेड कर रहा है इंटर बैंक में। और ओपन मार्केट आप सोच सकते हैं कि वो फिर कहाँ होगी, और किसी का अपना अपना वो है 185, 183, 184। और इस तरीके से डॉलर जो है वो ओपन मार्केट में ट्रेड कर रहा है। और ट्रेंड ये बता रहे हैं जो लोग एक्सपर्ट्स हैं, वो कह रहे हैं कि ये अपवर्ड ट्रेंड है। इसमें फिलहाल शायद डाउनवर्ड वाली जो कहानी है वो नजर नहीं आ रही। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी प्लस इकोनॉमी के ऊपर बात करेंगे, और इसके लिए मुझे आज ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर एनालिस्ट और जर्नलिस्ट डॉक्टर बशारत हुसैन साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब फॉर ज्वाइनिंग द शो। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, एक तो ये मुझे बता दीजिएगा, इकोनॉमी मतलब इंटरलिंक है। अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है तो उसका इम्पैक्ट भी इकोनॉमी पे आता है। लेकिन हम अगर इस करंट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से इसको इसलिए हम नहीं जोड़ सकते क्योंकि हमने इसी साल और पिछले 2021 में डॉलर का मतलब डॉलर की प्राइस हो या बाकी चीजें हो वो आउट ऑफ कंट्रोल देखी हैं। अब हुकूमत तो ये कह रही कि ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से हो रहा है, लेकिन जो भी वजह है एट द एंड सफर मैं और आप जैसे लोग हो रहे हैं। 179.21 एक डॉलर ट्रेड हो रहा है इंटरबैंक में। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखें जी, मैं तो सच्ची सच्ची बातें करता हूँ। एक इंडिपेंडेंट व्यू आपको दूंगा ना। मैं इमरान खान की हिमायत में बात करूंगा, ना अपोजिशन की हिमायत में बात करूंगा। मैं पाकिस्तान की और पाकिस्तान के गरीब अवाम की और जो मिडिल क्लास है उसके लिए जो बेहतर होगा वो मैं आपको बताऊंगा और फैक्ट्स आपको बताऊंगा, एक बिल्कुल एक आज़ाद जर्नलिस्ट के तौर पर। देखिए जी, बात ये है कि अगर ये कहते हैं कि प्रेजेंट जो टर्मोइल है या प्रेजेंट जो ये पॉलिटिकल सिचुएशन है, मुल्क की अनसर्टेनिटी है, इसकी वजह से ये डॉलर इतना चढ़ गया है, रुपया इतना गिर गया है, तो ये बात इसलिए सही नहीं है कि ये 179 180 तक तो पहले भी जा चुका है, जब ये इस किस्म की ना कोई तहरीक आई थी अपोजिशन की तरफ से, ना कोई लॉन्ग मार्च आया था, ना उन्होंने कोई अदम एतमाद की जो है वो तहरीक जमा कराई थी। तो ये किस वजह से इन्होंने गिराया है? ये सिर्फ इनके जो इकोनॉमी के जो बुजुर्ग महर हैं, जो इकोनॉमी को जो है सो कॉल्ड समझने वाले लोग हैं, वो उन्होंने ये डिसाइड किया है कि रुपए को बुरी तरह गिरा दिया जाए डॉलर के मुकाबले में। यानी कि बांग्लादेश का टका जो है वो आपसे दुगना जो है वैल्यू रखता है इस वक्त, जो कि आधी उसकी वैल्यू हुआ करती थी। जो नेपाल जैसे मुल्क का, जिसके पास कोई जो है पाकिस्तान की तरह ना इंडस्ट्री है, ना और कोई नेचुरल रिसोर्सेज है, ना ह्यूमन रिसोर्सेज इतने हैं, नेपाल का जो रुपया है वो आपसे ज्यादा स्ट्रांग है। इंडिया का रुपया आपसे ज्यादा स्ट्रांग है। चलो, इंडिया के पास तो एक इंडस्ट्रियल बेस थी जब 1947 में इंडिया और पाकिस्तान जो है वो वजूद में आए हैं। लेकिन जब आप बांग्लादेश और नेपाल और इस किस्म के मुल्कों को भी देखते हैं कि आपका रुपया उनसे भी आधा हो गया है, तो ये सिर्फ नाअहली है इन लोगों की जिनके हाथ में इस वक्त इकोनॉमी है। कोई वजह नहीं थी कि रुपए को इतनी बुरी तरह गिराया जाता, कोई वजह नहीं थी। ये किस लिए किया गया है, मैं वजह भी बता देता हूं आपको। ये सिर्फ किया गया है कि जिन करप्ट लोगों का, पॉलिटिशियंस का, ब्यूरोक्रेट्स का और बिजनेसमैन का पैसा मुल्क से बाहर रखा हुआ है, वो पैसा रखा रखा दोगुना हो जाए। यानी कोई हालत है कि जिस दिन मुशर्रफ साहब ने टेक ओवर किया है तो 58 रुपीज का डॉलर था, ठीक है जी। जिस दिन वो 9 साल के बाद गए हैं तब भी 58 का था। उसके फौरी बाद जब ये जरदारी साहब की हुकूमत आई तो ये 90 रुपए पर ले गए 58 से। और फिर जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई तो इसहाक डार ने उसको 106 पर रखा, 106 से नहीं बढ़ना चाहिए। फिर ये मिफ्ता इस्माइल को कुछ अरसे के लिए जो है दी गई, जब आपकी वजारत खजाना, इसने उठा के उसको और डिवैल्यू किया। और ये जब लोग आए हैं पीटीआई वाले, इन्होंने तो उठा के कहां से कहां पहुंचा दिया। ये क्यों करते हैं ऐसा? एक तो ये वजह है कि जिनका करप्शन का पैसा बाहर रखा हुआ है, वो पैसा बाहर रखे रखे वो डबल हो जाता है।
हुँ। उसके बाद ये इसलिए करते हैं कि जो एक्सपोर्टर्स हैं पाकिस्तान के, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े जी, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो आपके बैठे हुए हैं तमाम जो है पार्लियामेंट में, जी। आपके नेशनल असेंबली में भी हैं, वो हुँ, आपके जो है हुँ, सेनेट में भी हैं, वो आपकी कैबिनेट में भी हैं। वो हुँ। लोग जो हैं इंडस्ट्रियलिस्ट, उनको फायदा होता है, जो एक्सपोर्टर्स हैं, कि अगर आपका रुपया गिर जाए तो उनका सामान जो है वो सस्ता बाहर जाता है और उनको बहुत ज्यादा मुनाफा होता है। ठीक है। इस अच्छा वजह जब से सिर्फ उनको फायदा देने के लिए आपने अपना रुपया इतनी बुरी तरह गिरा दिया, जिसकी वजह से हर चीज महंगी हो गई, जिसमें कि सबसे पहली चीज जो है एनर्जी है। आपकी जो बिजली है वो इंपोर्टेड फॉसिल फ्यूल में बनती है, इंपोर्टेड कोल, इंपोर्टेड फर्नेस ऑयल, इंपोर्टेड एलएनजी। ये जी, जी। आपने जब रुपया गिराया और बाहर ये कीमतें भी इसकी महंगी ज्यादा हुई, तेल की और गैस की, तो वो आपकी एनर्जी जो है वो दुगना तिगना 4 गुना महंगी हो गई। इसी सर तरीके से बात। सर सिर्फ एनर्जी तो नहीं है, अगर फूड कमोडिटी की हम बात कर लेते हैं तो वो कौन सी सस्ती है, गैस की बात हम करते हैं या किसी और चीज की बात करते हैं, तो हर चीज जिसको कहते हैं कि मतलब आप हाथ लगाते हैं तो ऐसे लगता है, मेरे फादर कहते हैं कि आपको जैसे करंट लग जाता है, इस तरह की कीमतें बताई जाती है और है भी मार्केट में, ये तो इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सर बात ये है कि हमारे यहाँ एक दूसरे के ऊपर तो डाल लेते हैं। मैं कहता हूँ जी मियाँ नवाज शरीफ से हम 100 इख्तिलाफ रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, बहुत सारे मसाइल उनकी हुकूमत में भी थे। लेकिन हमने ये देखा कि इकोनॉमी को उन्होंने बहुत बेहतर पोजीशन पे रखा हुआ था। ये लोग आए, इन्होंने कहा कि जी ये तो आर्टिफिशियल तरीके से उन्होंने सारा कुछ कंट्रोल किया था, हम इसको नेचुरल वे में लेके आते हैं। तो नेचुरल यही है कि लोगों को मतलब जिसे कहते हैं कि गले में फंदे डालकर और उनको फांसी चढ़ा दो, मतलब जो चीजें हम देख रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया 22 करोड़ अगर आवाम सफर नहीं कर रही तो कम से कम 21.5 करोड़ कर रही है, हो सकता है ये 50 लाख ना करती हो, वो ऐसे हो कि जिनको कोई इतना खास फर्क ना पड़ता हो, लेकिन रेस्ट ऑफ द जो मतलब लोग हैं वो इंतहाई बुरी हालत में जिंदगी गुजार रहे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। सिर्फ एनर्जी नहीं, मैंने तो बात शुरू की थी हैं। एनर्जी जी जी से। प्लीज। हर चीज महंगी की है इन्होंने, कोई एग्जैक्टली। चीज छोड़ी नहीं। देखें, एक यहाँ पर जो अनएम्प्लॉयमेंट थी, वो जब से ये आए हैं 3 से 4 गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। एग्जैक्टली। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। इंजीनियर जो है वो कौम की रीढ़ की हड्डी होता है, बैकबोन होते हैं, ठीक है जी। इंजीनियर्स के दम से आपकी इंडस्ट्री चलती है, जी। आपके तमाम जो इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो चलते हैं। इस वक्त 2.5 लाख इंजीनियर्स जो है रजिस्टर्ड हैं पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के पास। हम्म। उस 2.5 लाख में से 1 लाख बेरोजगार हैं, और उसमें से काफी सारे तो फिर वो रिटायर्ड इंजीनियर्स भी इसमें रजिस्टर होते हैं। जी। देखा जाए तो मोर देन 50% जो है वो बेरोजगार हैं। हम्म। जब इंजीनियर इतने बेरोजगार हैं, मुझे बताएं कि इस हुकूमत ने क्या दिया है इस कौम को। इस कौम एग्जैक्टली। अब ये खड़े होकर वजीर आजम साहब ऐलान करते हैं कि सब्जी जो है टमाटर और आलू सस्ता करना मेरा काम नहीं था। यस बिल्कुल, ठीक है जी। कहते मैं इसलिए नहीं आया था। अब अगर ये कहते हैं कि ये मेरा काम नहीं था, तो ये किसका काम है फिर? ये किसी और मुल्क के लोग आकर हो सकता है ये सर ये डेवलपमेंट करेंगे। मोदी साहब का काम हो, या फिर जो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है उनका काम हो, या जो तालिबान की हुकूमत है अफगानिस्तान में उनका काम हो सकता है, हो खान साहब का कोई और अफसोस काम की हो। बात, अभी एक साहब अफगानिस्तान से तशरीफ लाए हैं। परसों एक लेक्चर था वहां पर, मैं अटेंड कर रहा था इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स में। जी। वो अफगानिस्तान से आए, वो बताते हैं कि वहां पे चीजें सस्ती हो गई हैं। यस सर। उनका जो अफगानी है वो तो मुझे ये कह रहे थे 80 रुपए का है। मैं तो बिलीव नहीं करता उनको क्या कि वो चीज? 80 अफगानी का $1 है। मैं तो बिलीव नहीं करता, मतलब पाकिस्तान से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। और उन्होंने नहीं नहीं सर कीमतें सर सर उल्टी। उनका उनका पैसा पाकिस्तान से स्ट्रांग है, क्योंकि जब मैं लास्ट ईयर में 2 विजिट्स मैंने किए थे, तो एक जो अफगानी रुपए था वो पाकिस्तान के तकरीबन 2 रुपए और 20-30 पैसे के आसपास चल रहा था। ये तो मैंने खुद चेंज करवाए थे पाकिस्तानी रुपए, बॉर्डर पे भी और फिर काबुल सिटी के अंदर भी, तो ये तो है। और अभी भी कुछ ज्यादा डिक्लाइन नहीं आया उनके रुपए में। नहीं, वो साहब ये फरमाते हैं कि पहले से बेहतर हो गया है और चीजें पहले से सस्ती हो गई और हैं। उन्होंने टैक्सेस हटा दिए, खाने पीने की चीजों से जो भी टैक्सेस थे, उन्होंने कहा कि अगर हम कोई और रिलीफ नहीं दे सकते तो कम से कम आवाम के ऊपर मजीद बर्डन ना डालें। जिस हुकूमत को कहा जाता है कि इनको एक्सपीरियंस नहीं, और वाकई नहीं है उन लोगों को, मेरी मुलाकात हुई, आपकी भी हुई होगी पाकिस्तान में या वहां पे, बिलीव मी कि उन लोगों ने कहा कि हम कम से कम यहाँ तो रिलीफ देते हैं उनको, हमारे यहाँ तो रिलीफ का अब कंसेप्ट नहीं है, ये बल्कि वो होती है छीना जा रहा ये है। होती है हुकूमत। ये एग्जैक्टली। होती है हुकूमत। दूसरी तरफ आपका वजीर आजम आपको 3.5 साल ये कहता रहा कि मुझे रात को नींद नहीं आती हाँ बिल्कुल। कि इस मुल्क में इतनी महंगाई हो गई है। जी, बिल्कुल। और जब इन्होंने ये देखा कि इनसे महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही है, तो अब ये खड़े होकर बयान दे देना कि जी आलू फवाद और देना शुरू टमाटर कर की दिए कीमतें सर, कम करना महंगाई के मेरा फवाद काम भी नहीं है। बताए इन्होंने हमें।
तो ये किसका काम है? इस वक्त देखें, जो चिकन है वो सबसे सस्ती एक प्रोटीन की जो थी ना, बिल्कुल। एक चीज थी जो कि गरीब आदमी भी या मिडिल क्लास इस्तेमाल करता था। उसकी कीमत में 100% इजाफा हो चुका है पिछले 1 महीने में। जी, जी। और इसी तरीके से जो बाकी चीजें हैं उसमें खाने पीने, आप सिर्फ खाने पीने की चीज देखें। अच्छा, ये चीजें इंपोर्ट नहीं होती, जो चीजें पाकिस्तान में बनती हैं उनकी कीमतों में जब इजाफा होता है, फिर ये कहना खड़े होकर कि मेरा काम नहीं, तो तुम्हारा क्या काम है? सिर्फ रुपए को गिराना तुम्हारा काम है, सिर्फ जो है डॉलर को गिराना तुम्हारा काम है, सर, सिर्फ दूसरों तुम्हारा को काम क्या गालियाँ है? देना बिजली भी तो महंगी सर करना, इतनी गैस आम महंगी चीज़ें करना। करते हैं, दूसरे लोगों को गालम-गलौच करना, उनकी इंसल्ट करना। बेशक वो बाहर के लीडर हो, हमारे पड़ोस में जो है वो नरेंद्र मोदी जी, उनको गाली दे देना, पाकिस्तानी मौलाना फजल रहमान को अजीब-अजीब नाम वो करना, तो ये काम तो है उनका। अच्छा, ये अजीब बात है कि खुद फरमाते हैं कि खड़े होकर कि मुझे फौज के सरबराह ने मना किया कि आप मौलाना साहब को मुख्तलिफ नामों से डीजल वगैरह ना कहें, और फिर खड़े होकर उन्होंने वही जो है अलकाब इस्तेमाल किए। तो मैं समझता हूं कि ये आप देखें कि कल इनके बड़े इत्तेहादी हैं परवेज इलाही साहब, चौधरी परवेज इलाही, जो कि स्पीकर हैं पंजाब असेंबली के, उनका एक इंटरव्यू आया है 1 घंटे का जिसने तहलका मचा दिया है। मैं समझता हूँ वो सियासतदान ये लोग होते हैं। मैं समझता हूँ कि इस वक्त सबसे बड़ा जो सियासतदान है वो चौधरी परवेज इलाही और चौधरी शुजात है मुल्क में। चौधरी परवेज इलाही ने ये कहा है कि इसी बयान पे कि जब आप पहले तोलो, उसके बाद फिर बोलो और सोचो। आप बगैर सोचे समझे खड़े होकर अवाम के सामने जो है मीडिया पर, इंटरनेशनल मीडिया पर आप ऐसे बयान दे दें जी, जिसकी इम्प्लीकेशन बहुत जो है डिफरेंट किस्म की हो, जी, तो जी, मैं नहीं समझता कि एक वजीर आजम काम है। दूसरी बात यह है कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, ये खुद स्पोर्ट्समैन है वजीर आजम साहब, जी, जी। इनको तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखानी चाहिए। देखें, हार जीत होती है। अब ये नहीं होता कि अगर आप मैच हारने लगे हैं तो आप ये कहें कि जो मेरे तमाशाई बैठे हुए हैं, जो मेरे हामी तमाशाई हैं, ये ऐसा ही है कि आप फर्ज किया ऑस्ट्रेलिया की टीम को आपने बुलाया है हुँ, पाकिस्तान, और जी, वहां पे सारे जो तमाशाई हैं वो आपके पाकिस्तानी हिमायती हैं, ठीक है जी। जी। अब आप ऑस्ट्रेलिया से हारने लगते हैं तो आप उन्हें कहें कि भाई अभी तूने इसी में से गुजर के जाना है। हाँ, हाँ, हमारे जो हाँ, तमाशाई हैं एग्ज़ैक्टली। इनमें से गुजर के उस टीम को कह दें कि तुमने जाना है। अगर तुम हारे, अगर तुम जीते हमसे, तो तुमने इसी में गुजर के जाना है, फिर हम जिम्मेदार नहीं होंगे, तुम जिम्मेदार होगे। एग्ज़ैक्टली। ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की का कत्ल है। मैं कहता हूं इससे ज्यादा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की जो है तौहीन नहीं हो सकती कि आप ये कहें कि भाई अगर मैं हारने लगूं तो मैं तमाशाइयों के हवाले कर दूंगा तुम्हें। तो कुछ सोचना चाहिए, कुछ समझना चाहिए, कुछ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखानी चाहिए, कुछ मेच्योरिटी दिखानी चाहिए। एग्ज़ैक्टली। सियासत में मैच्योरिटी नहीं है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, हर एक बंदा जो है वो सिर्फ डॉक्टर अपने साहब जाती एक चीज़ मफाद की और बात है। करता है। खान साहब जो अभी मतलब बातें हमें सुना रहे हैं, और उन्होंने पहले भी हमें, और मतलब हमें क्या, पूरे पाकिस्तानियों को मतलब अजीब-अजीब किस्म के सब्ज़ बाग दिखाए। अब वो ये कह रहे हैं कि भई मैं आज भी बड़ा एक, जिसे कहते हैं, पॉपुलर लीडर हूँ, और मैं 1 मिलियन से ज़्यादा लोग इस्लामाबाद में जमा करके दिखाऊँगा। हालाँकि वोट तो पार्लियामेंट के अंदर उनके लोगों ने करना है, ना कि मैंने या आपने करना है। बेशक हम उनके सपोर्टर हों या ना हों, हम उनके जलसों में जाके चले जी जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा के आ जाते हैं, लेकिन एट द एंड वोट तो उनके पार्लियामेंटेरियन ने करना है ना। तो ये वाली क्या मतलब मेंटालिटी है उनकी, जो ये कर रहे हैं, फॉलो कर रहे मैंने यही इसी इसी मेंटालिटी की मैंने बात की ना, कि वो ये कह रहे हैं कि 10 लाख आदमी मैं जमा करूंगा इस्लामाबाद में। और कल फवाद चौधरी साहब ने कल भी कहा है, इससे पहले भी वो कहते रहे हैं कि इस 10 लाख आदमियों में से तमाम पार्लियामेंटेरियंस को गुजर के जाना होगा, और जब वो वोट दे देंगे इसी में से गुजर के उनको वापस आना होगा। मतलब क्या है कि अगर आपने ये जो अपनी पार्टी है उसके खिलाफ जो है अदम एतमाद का वोट दिया, तो आपने उस पार्टी के हिमायतियों के बीच में से गुजर कर जाना है। अब ये एक बहुत खतरनाक किस्म का ट्रेंड है, इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। ये जो है आप किस तरफ मुल्क को ले जा रहे हैं। देखें, जो अपोजिशन है उसने भी फिर ऐलान कर दिया है कि हम भी जो है हम 20 लाख आदमी लेकर आएंगे। और मौलाना ने खड़े होकर कल कहा है कि हम ओआईसी का जो इजलास हो रहा है उसके एहतराम में 23 मार्च को इस्लामाबाद में इकट्ठे नहीं होंगे, 25 मार्च को हमारे लोग यहाँ पहुंचना शुरू हो जाएं। तो अब आप जो है कन्फ्रंटेशन की तरफ ले जा रहे हैं कौम को। भाई क्यों? आप फेस करें, ये जमहूरी तरीकेकार है ना। आप अगर जो है समझते हैं कि आप पॉपुलर हैं अपनी पार्टी में, अपनी पार्टी की बात करें ना, अभी अगर आप अपनी पार्टी को भी अपने साथ नहीं रख सकते, इसका मतलब है कोई बड़ी खराबी है।
आप ये ना कहें कि जी 20 करोड़ में बिक गया, 18 करोड़ में बिक गया, नहीं, आपके पास कोई सबूत नहीं है और मैं नहीं समझता है कि कोई बिका है। मैं ये समझता हूँ कि लोगों ने ये देख लिया है कि इतनी बुरी तरह की महंगाई की गई है कि वो जो एमएनएस हैं, वो समझते हैं कि हम अपने हल्के में नहीं जा सकते, हम दोबारा इलेक्ट करने के लिए, अपने आप को इलेक्ट करवाने के लिए किस मुंह से अपने जो है हल्के में जाएंगे। लोग हमें क्या कहेंगे कि जो चीज 5 रुपए की मिलती थी, मैं आपको मिसाल देता हूँ, गाजर 5 रुपए किलो मिलती थी सर्दियों में, जो कि 150 रुपए और 160 रुपए किलो बिकी है इस सर्दी में। तो जब आप इतना महंगा कर देंगे, अवाम से रोटी भी छीन लेंगे, सब्जी भी छीन लेंगे, आटा भी छीन लेंगे, उससे दूध छीन लेंगे, उससे प्रोटीन की हर चीज छीन लेंगे, उसके बच्चे जो है, आपको पता है पाकिस्तान में बच्चों की स्टंटेड ग्रोथ होती है। ये इमरान खान साहब खड़े होकर कहा करते थे कंटेनर के ऊपर कि पाकिस्तान में बच्चों की स्टंटेड ग्रोथ होती है। क्यों होती है? कि उनको कैल्शियम नहीं मिलती दूध के जरिए, उनको प्रोटीन नहीं मिलती, ग़िज़ाइयत पूरी नहीं होती। जब वो ग़िज़ाइयत पूरी कैसे हो कि आपने वही चीजें जो कि आज से 3.5 साल पहले फर्ज किया कि अगर एक घर का बजट जो है वो 10,000 में बन जाता था, अब वो 50,000 में भी नहीं बनता। वो खरीद ही नहीं सकते। गरीब आदमी तो अपने बच्चों को ना प्रोटीन दे सकता है, ना कैल्शियम की ग़िज़ाएँ दे सकता है, ना दूध दे सकता है, ना दवाएं खरीद सकता है, ना कुछ दे सकता है। तो फिर आप ये कहते हैं कि स्टंटेड ग्रोथ होती है? बिल्कुल होती है और ओके, होगी। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल ये है कि इस वक़्त जो पाकिस्तान में अनसर्टेनिटी चल रही है वो, लेकिन उसकी बजाय जिस तरीके से आपने अफ़गानिस्तान का ज़िक्र किया, जहाँ पे 50 सालों से झगड़ा चल रहा है, अभी भी हालात सही नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वहाँ अवाम को रिलीफ़ है। हमारे साथ हिंदुस्तान है, इमरान खान साहब तो कहते हैं कि वहाँ पे भी बड़ी महँगाई है, लेकिन मेरे भी बड़े सारे दोस्त हैं, उनसे जब मेरी बात होती है, तो वो पाकिस्तान के मुकाबले में बेहतर इसलिए क्योंकि उनका पर कैपिटा इनकम उनका हमसे बेहतर है, जॉब्स अपॉर्च्युनिटी हमसे ज़्यादा अच्छी हैं इसलिए। फिर आपने बांग्लादेश का ज़िक्र किया, नेपाल का ज़िक्र किया। सर, हम कुछ सीखेंगे इन लोगों से इर्द-गिर्द के, अफ़गानिस्तान से, हिंदुस्तान से, बांग्लादेश से, नेपाल से या किसी और इस रीजन के ममालिक से कुछ सीखेंगे भी या यही ड्रामा चलता रहेगा सारी ज़िंदगी? देखें जी, बात ये है कि ये जो लीडर्स हैं हमारे मुल्क के, चाहे वो पोजीशन में हैं, चाहे वो हुकूमत में हैं इस वक़्त, इनको कुछ पता नहीं है गवर्नेंस का, इनको कुछ पता नहीं है, इनको ग्राउंड रियलिटीज़ का कुछ पता नहीं है, ना इनको ये मालूम है कि इस कौम की हालत बेहतर कैसे करनी है। मैं इनको एक एक दावत देता हूँ, आप ली कुआन यू जो कि स्ट्रॉन्ग मैन था सिंगापुर का, आप उसकी सवाने उम्री पढ़ें, आपके पास नहीं है, मैं आपको भेज देता हूँ जी, कि किस तरीके से उसने एक मछेरों की बस्ती को, जो बिल्कुल गरीब लोग थे, आजादी के बाद उनको उसने इस वक्त दुनिया के डेवलप्ड तरीन जो है मुल्कों में पहुंचा दिया। हमारे पास कोई ऐसा लीडर है? हमारे पास सिर्फ एक लीडर था, जुल्फिकार अली भुट्टो, जिसको फांसी चढ़ा दी गई। सिर्फ इसलिए फांसी चढ़ा दी गई कि वो इस कौम के गरीब लोगों को कहीं पर पहुंचाना चाहता था। ओके, उनको जो है इंजीनियर्स को उसने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया था, नेशनल डेवलपमेंट वॉलंटियर्स प्रोग्राम एनडीवीपी, जिसके तहत उसने तमाम इंजीनियर्स को जॉब दी थी, उसने तमाम डॉक्टर्स को जॉब दी थी, उसने मिडिल ईस्ट में एक बहुत बड़ा दरवाजा खोला था पाकिस्तानी वर्कर्स के लिए कि वहां वो एग्ज़ैक्टली। एम्प्लॉयमेंट हासिल करें। आपने उसको फांसी चढ़ा दिया। उसके बाद से आपने ऐसे लोग ला के बिठाए पिछले 30 साल में, जिन्होंने मुल्क का ऊपर से ले 40 साल में, बल्कि ऊपर से लेकर नीचे तक बेड़ा गर्क किया, इसको लूटा, लूट लूट के इसकी दौलत को मुल्क से बाहर जमा किया और यहाँ पर अपने गुमाश्ते बिठाते चले गए, बिठाते चले गए, बिठाते चले गए। अब ये है सिर्फ जो हमारी मिडिल क्लास है, जो कि क्वालिफाइड मिडिल क्लास है, जिसके पास बहुत बड़ा टैलेंट है, जो कि सारी दुनिया में जब जहां पर वो जाते हैं, बेहतरीन डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं, इवन नासा और ऐसे बड़े डिपार्टमेंट्स, सिलिकॉन वैली में अमेरिका के पाकिस्तानी जो है वो जाते हैं, एक्सपर्ट जाते हैं। पाकिस्तानी डॉक्टर्स अमेरिका में और बरतानिया में और ऑस्ट्रेलिया में काम करते हैं। पाकिस्तानी इंजीनियर सारी दुनिया में काम करते हैं। इतना टैलेंट है इस कौम के बच्चों में, इस कौम के नौजवानों में। जी, आप इनको अगर इस्तेमाल करें, इनको सिर्फ एक लीडर चाहिए, एक ऐसा लीडर चाहिए जिसके अंदर इस मुल्क का दर्द हो, जिसमें ओके, इस मुल्क के नौजवानों का दर्द हो राइट। और वो कुछ समझता भी हो, उसके अंदर अकल भी हो, खाली बातें ना करता हो, तकरीरें ना करता एग्ज़ैक्टली। हो, उसके अंदर काम करने का तजुर्बा हो, क्वालिफिकेशन हो और काम करने की सलाहियत हो और ओके सर, गवर्नेंस जो है वो कर सकता हो। राइट, ऐसा राइट। एक लीडर हमें मिल जाए तो यकीन करें, ली कुआन यू जैसा, ये कौम इतनी ऊपर चली जाए कि अमेरिका राइट। और जो है बर्तानिया से ओके। ज्यादा यहाँ पर तरक्की होगी। बिल्कुल सही है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हमें किसी अच्छे लीडर की ज़रूरत है।
शायद अभी तक हमें नहीं मिला या बीच में से मिले तो उनको रहने नहीं दिया गया। आपने भुट्टो साहब की एग्ज़ाम्पल दी और इस तरह की और भी लोग गुज़रे हैं, लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली उनको रहने नहीं दिया गया और उनको रास्ते से हटा दिया गया कि इनके जो अपना ब्लंडर वाली चीज़ें हैं, वो ये लोग करते रहें आसानी के साथ और कौम को इसी तरीके से रोटी और कपड़े के चक्कर में लगा के रखो कि वो कुछ और ना करें, ना अच्छा पढ़ लिख ना कुछ और ऐसा करें कि आपसे वो सवाल की पोज़ीशन में हो। तो इनको असल में अवाम की नहीं, भेड़-बकरियाँ चाहिए और काफ़ी हद तक ये कामयाब भी रहे हैं इस चीज़ में। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़ाखर यूसुफज़ई। किसी और डिबेट में फिर मिलते हैं। टेक केयर एंड बाय। थैंक यू जी।